किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ये गीत शैलेंद्र का है और ये कहानी उनके अपने जीवन की है। अपने गीतों के जरिए देश विदेश में उन्होंने हिंदी का परचम लहराया। हिंदी सिनेमा के सबसे महान और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय गीतकारों में शामिल शैलेंद्र के 43 साल के छोटे से जीवन की बेहतरीन उपलब्धियां रहीं। गीतों के इस जादूगर ने एक के बाद एक लाजवाब गीत लिखे, इश्क, इनकलाब और इंसानियत पे आधारित। शैलेंद्र ने 171 हिंदी फिल्मों में तकरीबन 800 गीत लिखे, 3/4 तो धुनों पर लिखे। 2023 में शैलेंद्र की जन्मशती ने एक बार फिर उनकी यादों की लौ को ऊंचा किया। शैलेंद्र की देन को संरक्षित करने का बीड़ा उठाया डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने। उन्होंने शैलेंद्र के जीवन और रचनाओं पर आधारित ग्रंथों के प्रकाशन की अपनी मुहिम में देश की विभिन्न विधाओं भाषाओं के रचनाकारों कलाकारों को भी जोड़ा। इनमें प्रमुख नाम है भीष्म साहनी, कमलेश्वर, असगर वजाहत, अब्दुल बिस्मिल्लाह, कैफी आजमी, नीरज योगेश जैसे कवियों, शायरों, लेखकों ने शैलेंद्र को विविध आयामों से देखा। डॉक्टर नामवर सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी, प्रहलाद अग्रवाल जैसे आलोचक भी इसमें शामिल हुए। हिंदी अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में एमए और अर्थशास्त्र में ही शोध कार्य करने वाले डॉक्टर इंद्रजीत सिंह रुड़की विश्वविद्यालय केंद्रीय विद्यालय संगठन में 32 वर्ष अध्यापन के बाद 2019 में प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हुए। शैलेंद्र पर उनकी किताबें हैं जन कवि शैलेंद्र, धरती कहे पुकार के, तू प्यार का सागर है, भारत के पुष्किन शैलेंद्र और दिल का हाल सुने दिलवाला। साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में शैलेंद्र और दूसरे सिने गीतकारों पर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने काफी लेख लिखे। शैलेंद्र सम्मान की स्थापना भी उन्होंने की। डॉक्टर इंद्रजीत सिंह को शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में अनेक सम्मान और पुरस्कार मिले। 3 वर्ष उन्होंने मॉस्को में अध्यापन किया। उन्हें शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में रूस के प्रतिष्ठित पुरस्कार दोस्तोयेव्स्की अवार्ड समेत अनेक सम्मान और पुरस्कार मिले। आज मन के मौसम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर इंद्रजीत सिंह। तो बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार आदरणीय मैडम चतुर्वेदी मैडम, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने शैलेंद्र पर बात करने के लिए मेरा चयन किया। और मेरा सौभाग्य है कि आपके माध्यम से अनेक श्रोता शैलेंद्र के बारे में मेरे विचार जान पाएंगे। बहुत बहुत आभार आपका। इंद्रजीत सिंह जी, आप कवि शैलेंद्र की देन को, उनकी विरासत को संरक्षित करने की मुहिम से कैसे जुड़े और आज ये आपका कारवां कहाँ तक पहुंचा है? मैडम देखिए कि मुझे याद पड़ता है कि मैं 96 में मुंबई गया था, तो अपनी पत्नी के साथ ही गया था। तो मैं उनके शैलेंद्र जी के जो सबसे बड़े बेटे हैं शैली शैलेंद्र, उनसे भी मिला था। लेकिन उनसे मिलने से पहले जब बाजार में और कई एरिया में हम लोग गए तो एक चीज जो मैंने देखी कि शैलेंद्र की याद में कोई सड़क का नाम या चौराहे का नाम या कोई स्मृति थी नहीं, और बल्कि दूसरे लोगों के नाम पर, जैसे मोहम्मद रफी साहब के नाम पर, साहिल लुधियानवी के नाम पर, तमाम जो बड़े साहित्यकार, कवि और शायर जो फिल्म जगत से जुड़े हुए थे उनके नाम पर चौराहे भी थे और मार्ग भी थे, लेकिन दुर्भाग्य से शैलेंद्र के नाम पर नहीं था। तो ये मेरे मन में एक पीड़ा थी और मैंने लौट करके फिर ये तय किया कि नहीं, शैलेंद्र जी की याद में कुछ हमें करना चाहिए जी। और अल्टीमेटली कुछ समय के बाद सन 2000 में हमने एक शैलेंद्र जी की याद में एक संस्था बनाई, शैलेंद्र सम्मान समिति। बाद में उसको 2009 में हमने शैलेंद्र मेमोरियल ट्रस्ट उसको बना दिया था। और ये तय किया गया कि शैलेंद्र की याद में रुड़की में, क्योंकि मैं उस समय रुड़की में ही था और रुड़की के हमारे बहुत से मित्र जो शिक्षाविद और लेखक थे वो सब जुड़े उससे। और बाद में हमने शैलेंद्र जी के परिवार से सबसे पहले छोटे बेटे दिनेश शैलेंद्र इस संस्था से जुड़े, बाद में उनकी बेटी अमला शैलेंद्र जो दुबई रहती हैं और उनके जो एक बेटे जो है अमेरिका रहते हैं मनोज शैलेंद्र, ये सब जुड़े फिर।
और ये कार्यक्रम में आते रहे। तो पहला कार्यक्रम शैलेंद्र जी की याद में हमने शैलेंद्र जी की जयंती पे हमने 30 अगस्त 2000 को हमने रुड़की में किया था। उस समय फिर IIT बन गया था रुड़की, पहले रुड़की विश्वविद्यालय होता था, फिर IIT बन गया था। तो हमने उसी कैंपस में CBRI एक संस्था है उसमें किया था। उसमें गुलजार साहब को हमने चुना शैलेंद्र सम्मान से भूषित करने के लिए। मुझे याद है मैं उनसे करीब कार्यक्रम तो हमने 30 अगस्त 2000 में किया था, लेकिन उससे करीब 3-4 महीने पहले मैं गुलजार साहब से मिलने गया और उनसे मैंने कहा कि हमारी संस्था जो है वो आपको शैलेंद्र की स्मृति में पहला सम्मान आपको देना चाहती है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम में रुड़की आए। दूर है, छोटी जगह है, लेकिन आप आएंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। तो उनका जवाब बहुत ही एक प्रोत्साहन देने वाला था, प्रेरक जवाब था। बोले भाई शैलेंद्र की याद में आप कार्यक्रम कर रहे हो, मैं जरूर आऊँगा। और शैलेंद्र मेरे दोस्त भी थे, मेरे गुरु जैसे भी थे और उनसे मैंने बहुत सीखा है। और सच बताऊं तो फिल्मों में लाने का कहीं ना कहीं श्रेय मैं शैलेंद्र को भी देता हूँ। उन्होंने किस्सा सुनाया कि हुआ ये कि शैलेंद्र और SD बर्मन की थोड़ी नाराजगी थी। उमर राय की फिल्म बन रही थी बंदनी, जो 1959 में घोषित हुई थी, लेकिन वो हालांकि बनी फिर अल्टीमेटली 4-5 साल लग गए बनते बनते और कई कारण रहे उसके विलम्ब होने के। उसमें धर्म जी को भी पहले चुना गया और गुलजार साहब को बतौर गीतकार भी चुना गया। उसकी वजह ये थी कि शैलेंद्र और SD बर्मन में मनमुटाव था। तो SD बर्मन चाहते थे कोई नया गीतकार हो, तो अल्टीमेटली शैलेंद्र ने ही गुलजार साहब से कहा अरे भाई वो एक नया गीतकार ढूंढ रहे हैं, तो तुम जाओ, तुम क्योंकि अभी तुम ये जो गैराज में काम करते हो, इसमें पेंट करते हो गाड़ियों के ऊपर, तुम्हारा यही धंधा छूट जाएगा। और गीतकार क्या कोई मामूली लोग होते हैं? तुम समझते हो तुम ही बड़े लेखक और कवि हो, जो फिल्मों में गाने लिखता है वो लेखक नहीं होता बड़ा। तो उन्होंने उनको मोटिवेट किया और वो इस तरह से गए और पहला गाना गुलजार साहब ने शैलेंद्र की वजह से ही लिखा, मोरा गोरा अंग लैले मोरा श्याम रंग देते। और वो गाना भी बहुत हिट हुआ। हालांकि बाद में वो कहते हैं कि एक ही गाना मेरा हो पाया क्योंकि फिर SD बर्मन और शैलेंद्र जी की सुलह हो गई। और सुलह होने से फिर वो SD बर्मन क्योंकि बड़े सीनियर थे और शैलेंद्र से भी उम्र में बड़े थे, तो बोले नहीं भाई अब इस नए लड़के के साथ हम काम नहीं करेगा, वही हम शैलेंद्र से लिखवाएगा, इसे हटाओ। तो कह रहे मुझे बाहर कर दिया। लेकिन ये है कि विमल राय जी उसके डायरेक्टर थे फिल्म के, उनको बुरा लग रहा था कि भाई गुलजार एक प्रतिभावान व्यक्ति है, अच्छा शायर है, अच्छा कवि, अच्छा लेखक है, उसको क्यों निकाल रहे हैं। तो उन्होंने बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने गुलजार से कहा देखो यार तुम गैराज में काम करते हो, तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ इस संस्था से जुड़ जाओ, डायरेक्शन में आ जाओ, तुम असिस्टेंट डायरेक्टर में तुम्हें बनाता हूँ। और डायरेक्टर जो होता है वो एक तरह से वो एक जैसे शिप का कैप्टन होता है, उसी तरह से फिल्म निर्माण में सबसे बड़ा रोल डायरेक्टर का होता है। वो हेड ऑफ द टीम होता है। तो तुम डायरेक्शन में जुड़ जाओ और बीच में मौका मिलेगा तुम्हें गीत लिखने का भी मौका मिलता रहेगा। तो वो उनको सुझाव गुलजार साहब को पसंद आया। तो ये किस्सा उन्होंने घर पे सुनाया था। बाद में जब रुड़की आए पहला सम्मान दिया गया उनको, उसमें फिर हमने कमलेश्वर जी को चीफ गेस्ट बुलाया था। अरविंद कुमार जो माधुरी के संपादक थे वो शैलेंद्र के दोस्त थे। तुम चाहते थे भाई अरविंद कुमार की वो जवानी भी शैलेंद्र के बारे में रुड़की की जनता सुने। तो बड़ा एक अच्छा कार्यक्रम, पूरा हाउसफुल, क्योंकि गुलजार इतना बड़ा नाम था। और मुझे याद है कि जब वो क्योंकि गुलजार साहब का 2 दिन पहले फोन आया 28 अगस्त को कि उनके पीए ने फोन किया कि साहब पूछ रहे हैं कि अगर कोई दिक्कत हो तो मैं इकोनॉमिक क्लास में भी आ जाऊंगा, मुझे कोई वो नहीं है, मैं इकोनॉमिक क्लास। तो मैंने कहा नहीं सर, आप इतने बड़े शायर, इतने बड़े निर्देशक हैं, आप एग्जीक्यूटिव क्लास में ही आइए, हम व्यवस्था हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये उनका बड़प्पन भी था कि उन्होंने सोचा भाई नई संस्था है, कोई पैसे की शॉर्टेज हो। और एक बात जो गुलजार साहब ही कर सकते थे कि जब हमने 21,000 रुपये का सम्मान जो उनको दिया रुड़की में कमलेश्वर जी के हाथों, तो उन्होंने सम्मान वो नगद धनराशि स्वीकार की। और उन्होंने कहा देखो मैं इस सम्मान राशि को स्वीकार तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस संस्था को दान भी कर रहा हूँ, जिससे ये चाहता हूँ कि अगले साल शैलेंद्र की याद में कार्यक्रम हो तो फंड्स की कमी ना हो। तो मैं अपनी तरफ से डोनेट करना चाहता हूँ उस पुरस्कार को स्वीकार करने के बाद। तो ये बड़ा बड़प्पन दिखाया उन्होंने।
तो ये और गुलजार साहब की वजह से पहला कार्यक्रम बहुत ही कामयाब रहा और उसमें बहुत से रुड़की, हरिद्वार आसपास के लोग जो है सारे लेखक, बिरादरी, शिक्षाविद सारे इकट्ठे हुए। 300 की कैपेसिटी वाला हमारा हॉल था, पूरा भरा हुआ था। कुछ लोग खड़े हुए थे, बल्कि हमें बड़ा शर्म भी आ रही थी, कुछ लोगों को बैठने की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। उसका वजह ये थी, गुलजार साहब इतना बड़ा नाम था और शैलेंद्र जिनकी याद में कर रहे थे वो उनसे भी बड़ा नाम। लेकिन ये है कि उस समय गुलजार क्योंकि बड़ा नाम था भाई, तो नेचुरली गुलजार की वजह से लोग बिल्कुल पूरी जनता उमड़ पड़ी थी। तो ये पहला सम्मान हमने गुलजार साहब को दिया। उसके बाद ये परंपरा जारी रखी, फिर हमने कैफी आजमी साहब को दूसरा शैलेंद्र सम्मान कैफी साहब को दिया। वो हमने फिर मुंबई में करना पड़ा, क्योंकि वो कैफी साहब के साथ थोड़ी दिक्कत थी कि चलने फिरने, आपको मालूम ही है, उनको थोड़ा प्रॉब्लम थी। तो उनकी बेटी शबाना जी ने कहा कि विजय भाई आप ऐसा करिए, मेरी रिक्वेस्ट है, आप कार्यक्रम बम्बई में रख लीजिए, मुंबई में रख लीजिए, क्योंकि इनको आने जाना, हालांकि मान तो गए हैं, आपके यहाँ कह तो रहे हैं चलेंगे, लेकिन वो हाँ दिक्कत हमें होती है, फिर भाई लाना जाना, फिर वो सब व्हील चेयर व्यवस्था हम लोग को बड़ी दिक्कत होती है। तो बेटर है आप यहीं कर लीजिए और हम भी सपोर्ट करेंगे, हम सब आएंगे। तो फिर शबाना दूसरे में फिर जावेद अख्तर साहब आए थे, निगाहवाड़ी साहब आए, शबाना जी थी। और शबाना जी का भी बड़प्पन था कि वो मंच पे, हमने कहा आइए, तो नहीं, बोले नहीं मेरे पिता के सम्मान में हो रहा है, मैं ऑडियंस में बैठेंगे। वो बल्कि दूसरी तीसरी पंक्ति में जाके ऑडियंस में बैठी। तो उससे लगा कि एक बड़ा कलाकार सचमुच कितना बड़ा होता है, वो एक बड़प्पन उन्होंने दिखाया। अपनी मम्मी को जरूर उन्होंने स्टेज पर बैठाया, शौकत आजमी जी को उन्होंने बैठाया था, और बहुत यादें जो शैलेंद्र से जुड़ी थी कैफी आजमी ने सुनाई। उसके बाद हमने तीसरा कार्यक्रम रुड़की में किया, नीरज जी को हमने दिया। चौथा कार्यक्रम हमने दिल्ली में किया, योगेश गीत का, योगेश जिन्होंने आनंद रजनीगंधा गाने लिखे थे उनको दिया। उसके बाद फिर हमने गुलशन बाबरा साहब को, और फिर इसी तरह से जो 11वां सम्मान जो था हमने, उससे पहले सब स्वानंद किरकिरे, इरशाद कामिल, और जो शताब्दी सम्मान जो था 2023 में शैलेंद्र जी की जन्म शताब्दी को जावेद अख्तर साहब को दिया था। और अभी पिछले 6 महीने पहले 14 दिसंबर को हमने किया था उनकी पुण्यतिथि पे 2025 में। वो हमने गीतकार समीर, जिन्होंने सबसे ज्यादा गीत लिखने का गिनीज बुक रिकॉर्ड में जिनका नाम दर्ज है, तो उनको हमने सम्मानित किया था। तो इस तरह से हमने 12 गीतकारों, शायरों को, जिन्होंने फिल्मों में शैलेंद्र की परंपरा को आगे बढ़ाया है, साहित्य की परंपरा को आगे बढ़ाया है, लोकप्रियता और कलात्मकता के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश की इन गीतकारों ने, उनको हमने सम्मानित किया बारी बारी से। तो ये मैडम एक किस्सा है, मतलब कहानी है, तो लगातार ये जारी है। और पिछले 25 साल हमें हो गए, 2000 में पहला कार्यक्रम किया और द्विवार्षिक आधार पर करते हैं, बीच बीच में कहीं रजत जयंती हो गई इसकी। जी सिल्वर जुबली कर चुके हो गए जी। और 12 कार्यक्रम हमने किए, और गुलजार साहब से लेकर के जावेद अख्तर और फिर समीर साहब, इसके बीच हमने रिदा फाजली साहब, इरशाद कामिल साहब, स्वानंद किरकिरे, इन सब, गुलशन बावरा, इन सबको हमने सम्मानित किया। और बड़ा भव्य कार्यक्रम होता है, बड़ा गरिमापूर्ण कार्यक्रम होता है। तो ये है इसकी परंपरा जो हम आगे बढ़ा रहे हैं। शैलेंद्र की याद में तो कार्यक्रम करते ही हैं, कोशिश करते हैं कि कुछ किताबें भी जो सामने आए। तो करीब शैलेंद्र पर 3 किताबें तो मेरी हैं जी। और एक किताब तो आपको मालूम ही है जो साहित्य अकादमी से आई है, भारतीय साहित्य के निर्माता शैलेंद्र, जिनकी सीरीज है भारतीय साहित्य के निर्माता, उस पे आई है। आपने बहुत डिटेल में बहुत मतलब दुर्लभ इंफॉर्मेशन उसके अंदर आपने दिए हैं, बहुत रिसर्च के साथ में आपने उसको लिखा है। जी 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 जी, बहुत बहुत आभार मैम, आपने पढ़ा उस मोनोग्राफ को। बहुत से मुझे बड़ी खुशी की बात जो मेरे लिए थी कि ये 3-4 महीने के अंदर ही मोनोग्राफ जो 1100 प्रतियां निकली थी, वो 3-4 महीने में खत्म हो गया, और उनको फिर दूसरा संस्करण 1 साल के अंदर ही 6 महीने के अंदर ही निकालना। और ये शताब्दी वर्ष में मोनोग्राफ छपा था, इसलिए भी इतना बढ़िया छपा और ऐसे अवसर पे छपा कि यादगार हो गया। जी जी, और ये दिल्ली में ही कार्यक्रम हुआ था। जावेद अख्तर साहब, साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक जी, नरेश सक्सेना साहब, असगर वजह साहब, इरशाद कामिल साहब,
ये सारे लोग कार्यक्रम में आए थे और जावेद साहब को ने सम्मानित किया था, अशोक शेखर साहब, इन सब ने रिलीज किया था इस पुस्तक को। और एक बड़ा कार्यक्रम था, दिल्ली में हुआ था, आकाशवाणी भवन में। जी मैडम, अब आप पूछिए। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी कि हिंदी फिल्मों से पहले ही शैलेंद्र मंची गीतकार के रूप में भी काफी मशहूर हो चुके थे। जलता है पंजाब हमारा प्यारा, जलता है भगत सिंह की आंखों का तारा। और जी जी आप जी 1946 के आसपास के कवि सम्मेलनों और उनमें शामिल होने वाले कवियों शायरों के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि यही शायद इसका कवि जी जी सम्मेलन ही उनके फिल्म से जुड़ने का भी कारण बना था। जी 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 इसका एक किस्सा जो है, धर्मवीर भारती साहब ने उनसे लिखवाया था, शैलेंद्र जी से, कि भाई आप कवि कैसे बने, फिल्मों में कैसे आए, उसके बारे में थोड़ा सा एक संक्षेप में आप बताइए। तो एक ये 1963 में धर्मयुग में छपा था, शायद ये जून की पत्रिका है जो उसका है मेरे पास। तो उसमें ये छपा था कि शैलेंद्र ने लिखा था कि मैं पहली बार कैसे कविता पाठ करने का मुझे अवसर मिला। बड़ा सुंदर लिखा, उसमें लिखा उन्होंने कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और पूरे देश में ही एक खुशी का माहौल था। और 16 अगस्त 1947 को बम्बई में ही, उस समय बॉम्बे ही बोलते थे, फिर बम्बई हुआ, फिर मुंबई हुआ, तो फिर बॉम्बे में उसमें जो एक कवि सम्मेलन और मुशायरे का आयोजन किया गया था। और उसमें शायरों में सागर निजामी साहब थे, जोश मलियाबादी थे, कैफी आजमी साहब थे। फिर हिंदी के कवियों में 2 को चुना गया था, पंडित नरेंद्र शर्मा और शमशेर बहादुर सिंह। और कुछ गुजराती के कवि थे, उन्होंने नाम भी लिखे। तो कह रहे कि उसमें मैं तो उस सभागार में दर्शकों के तौर पर, ऑडियंस के तौर पर, श्रोता के तौर पर पीछे बैठा हुआ था। और उसकी अध्यक्षता कर रहे थे उस जमाने के जाने माने अभिनेता पृथ्वीराज कपूर साहब। वो उस मुशायरे और कवि सम्मेलन की सदारत वो कर रहे थे और संचालन कर रहे थे ख्वाजा अहमद अब्बास, जिन्होंने आवारा और शिचा सभी सबकी मेरा नाम जो करके कथाएं लिखी, मतलब कहानियां लिखी थी। और राज कपूर ने आवारा, शिचा सभी सबकी कहानियां नहीं की थी ख्वाजा अहमद अब्बास साहब। और वो ब्लिट्ज में लास्ट पेज नाम से कॉलम भी लिखते थे। तो बड़े लेखक थे वो, बहुत अच्छे बड़े लेखक थे वो। तो कहते संचालन की जिम्मेदारी उनके पास थी। कह रहे हुआ क्या कि लास्ट मोमेंट पे किसी वजह से, कारण क्या तो नहीं लिखा उन्होंने उसमें धर्मयुग में, कि शमशेर बहादुर सिंह ने अपना नाम वापस ले लिया कि वो कविता पाठ नहीं करे। वजह पता नहीं क्या रही होगी, गला खराब है या स्वास्थ्य ठीक नहीं था या कोई नाराजगी हो सकती है, जो भी हो पता नहीं, वो तो कारण नहीं था उसमें। लेकिन कह रही कि अब एक कवि कम पड़ रहा था, तो ख्वाजा अहमद अब्बास साहब ने पृथ्वीराज की सहमति से मुझे पुकार लिया, क्योंकि मुझे जानते थे, क्योंकि इब्ता से मैं भी जुड़ा हुआ था और मैं भी इब्ता में थोड़े बहुत लिखना शुरू कर दिया था। तो वो मुझे जानते थे, तो मेरा नाम उन्होंने पुकार लिया कि शैलेंद्र आएंगे मंच पे, वो कविता पढ़ेंगे। कह रहे जैसे ही मैं कविता पढ़ने के लिए मंच की ओर बढ़ा, तो मेरे जो बहुत से रेलवे में काम करने वाले साथी थे, वो कहने लगे, भाई सुनो, कविता तो पढ़ने जा रहे हो, लेकिन लंबी कविता ना पढ़ना, बहुत छोटी कविता पढ़ना, बोर ना करना। कहते मेरे मजाक में ऐसे करने लगे। कह रहे मैं डरा सहमा मंच पे पहुंचा और सोचने लगा क्या कविता सुनाऊं। तो मैंने उसी समय कविता लिखी थी, थोड़ी कविता लंबी थी, तो मुझे लगा चलो इसे ही पढ़ देते हैं। इतिहास कविता थी, तो वो बड़ी लंबी कविता है, उसका एक अंश में सुनाता हूँ आपको। कि वे अन्न अनाज उगाते, वे ऊंचे महल उठाते, कोयले लोहे सोने से धरती पर स्वर्ग बसाते, वे पेट सभी का भरते पर खुद भूखों मरते हैं। तो कितनी सुंदर कविता है ये। एक तरह से जो आर्थिक असमानता पर जो है, और कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है हैव हैव नॉट, उस पर आधारित ये जो कविता है शोषण को बयां करती है और पूंजीवाद के कारण किस तरह से मजदूरों का दमन होता है, शोषण होता है, अन्याय होता है। और उसमें यही है कि जो अन्न उगाता है वो तो भूखों मर रहा है और बाकी जो लोग हैं उसको ऐश कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर लंबी कविता है। तो कह रही ये कविता जैसे ही मैंने पहला इसका, हालांकि शुरू में तो ये है, शुरुआती लाइन तो ये है, खेतों में, खलिहानों में, मिल और कारखानों में, चल सागर की लहरों में, इस उपजाऊ धरती के उत्तप्त गर्भ के अंदर, कीड़ों से रेंगा करते वे खून पसीना करते। और फिर ये अंतरा आता जो मैंने भी पढ़ा था कि वे अन्न अनाज उगाते, वे ऊंचे
महल उठा दे। कह रहे जैसे ही मैंने अंतराल बढ़ा तो तालियां बजनी शुरू हो गई, सीटियां बजनी हो गई। तो मैंने सोचा लोग मुझे कविता की बजाय मुझे हूट कर रहे हैं। तो मैंने पृथ्वीराज जी से कहा कि सर मैं बैठ जाऊं क्या, पब्लिक को पसंद नहीं आ रहा। अरे बोले नहीं नहीं भाई तुम बैठो, नहीं इसे दोबारा सुनाओ, तुम्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं, तुम्हें दाद दे रहे हैं। और दाद देने का तरीका ताली बजाते हैं और कुछ लोग भाई सीटी भी ठीक बजाते थे। तो कह रहे वही मेरा फिर हौसला बढ़ा, मैंने वो कविता सुनाई और फिर तालियां बजी। तो फिर उन्होंने इशारा किया नहीं नहीं वो तुम्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं, दाद दे रहे हैं, तुम्हारी वाहवाही कर रहे हैं और तुम सुनाओ। कह रहे इस तरह से मैंने वो कविता, इतिहास कविता पहली बार बम्बई के मंच पे सुनाई और वो मेरा पहला अनुभव था मंच के ऊपर कविता पढ़ने का। पहला अनुभव ही इतिहास हो गया। हाँ, और कह रहे मुझे स्टार जैसा बना दिया। और उसी में ही शायद, हालांकि उसमें तो नहीं लिखा हुआ, मुझे लगता है उसी प्रकरण में ही वो बात है, राज कपूर साहब भी उसी सम्मेलन में रहे होंगे और उन्होंने ही उनको बाद में कहा कि भाई आप मेरी फिल्म में एक आग आ रही है, उसका क्लाइमेक्स का गाना जो है मैं चाहता हूँ आप लिखें, क्योंकि आपने जो कविता पढ़ी है उसके भाव कुछ मिलते जुलते हैं, तो मैं चाहता हूँ आप लिखें। तो शैली जी ने शुरू में तो इनकार कर दिया था, वो चाहते थे भाई जो कवि होते हैं फिल्मों में नहीं लिखते हैं, ऐसे जैसे मेरे बच्चन जी नहीं लिखते थे, या उस जमाने में थोड़ा तो दूरियां बनाए रखते थे बड़े कवि शायद। लेकिन बाद में आर्थिक मजबूरियों के चलते उनको, जब उनकी शादी हो गई और शैली जी उनके पहले बेटे थे, उनका जन्म होने वाला था, तो जो वाइफ प्रेग्नेंट हुई, पहले संतान की उम्मीद हुई, तब उन्हें लगा कि भाई अब होता क्या था उस जमाने में मैडम की पहली जो एक तरह से बच्चे का जन्म होता है नॉर्मल मायके में भेज दिया जाता था महिला को। तो इन्होंने भी कहा कि भाई तो जाएंगी वाइफ जो हमारे अपने सब उनके ससुराल यानी उनके मायके जाएंगी। तो शकुंतला जी जो नाम था उनका, उनकी वाइफ का, शकुंतला जी अपने मायके जाना चाहती थी कि पहला प्रसव वहीं पर ही हो। अब इनके पास ये था कि भेजने के लिए पैसे नहीं थे, इतना पैसा मिलता नहीं था कि वो और साथ में कुछ पैसा भी दे पाए जो भाई घर जा रही हैं तो सम्मान के साथ जाए। तब वो राज कपूर के पास गए और बोले भाई देखो आपने मुझे उस समय ऑफर दिया था फिल्मों में गीत लिखने का और मैंने मना किया था कि आज मुझे पैसों की जरूरत है, तो मैं 500 रुपये अभी चाहिए, मुझे 500 रुपये दिलवा देंगे, काम मैं आपका बाद में करूँगा। तो राज कपूर भी बड़े पारखी थे, समझदार थे, बुद्धिमान थे, उन्होंने तुरंत 500 रुपये, हालांकि उन्होंने ये भी लिखा राज कपूर ने उनकी डेथ के बाद शैलेंद्र जी, लेकिन मेरे पास तो 500 रुपये थे भी नहीं उस जमाने में, 500 रुपये बड़ी रकम होती थी 1947 में, 48-49 में। तो कह रहे फिर मैंने वो 500 रुपये का इंतजाम किया और वो उनको दिए। मैंने कहा भाई जाओ पहले अपनी पत्नी को आप उनको भेज के आओ और फिर आओ, फिर हम तुमसे गाना लिखवाते हैं। कह रहे फिर एक हफ्ते बाद शैलेंद्र ने लिखा कि भाई मैं एक हफ्ते बाद उनके पास गया और उनसे गाना, पहला गाना जो मैंने मुखड़ा लेकर ले गया था, बरसात में हमसे मिले तुम सजन तुमसे मिले हम, ये करे मैं मुखड़ा लिख के ले गया था। और वो मुखड़ा फिर शंकर जयकिशन दोनों ने सुना, उस पर धुन बनाई और वो बढ़िया गीत बना। फिर एक गाना और लिखा था, 2 गाने, पतली कमर है तिरछी नजर है, ये गाना लिखा था, खिले फूल सी तेरी जवानी कोई। तो हालांकि इस गाने पर मैं मैडम बताऊं कि जब ये गाना, दोनों गाने रिलीज हुए, फिल्म हिट हुई, गोल्डन जुबली फिल्म हुई, फिल्म बहुत चली। ये जोड़ी मतलब 4 लोगों का मतलब जोड़ी क्या मतलब, ये जो सारी टीमें, जैसे शंकर जयकिशन संगीतकार के तौर पर, हसरत जयपुरी और शैलेंद्र गीतकार के तौर पर, जो पहली फिल्म से जुड़े बरसात में और फिर आगे लास्ट तक बरकरार रहे जी। तो शैलेंद्र ने जब ये गाना लिखा पतली कमर है, तो इसकी बड़ी आलोचना हुई, क्योंकि वो बेसिकली तो पोएट थे। वो बताते ही हैं, मुझे रामविलास शर्मा जी जो बड़े आलोचक हुए हैं, उनके छोटे भाई ने मुझे बताया, रामशरण मुंशी नाम था उनका, वो बता रहे कि शैलेंद्र जी ने सोचा भाई बरसात में मेरे गाने हिट हुए, चलो मैं रामविलास शर्मा जी से मिलता हूँ और उनसे वाहवाही मिलेगी, कुछ आशीर्वाद मिलेगा। तो कह रहे जैसे ही उनके घर आगरा पहुंचे, रामविलास शर्मा नाराज हो गए, बोले यार तुम इतने बड़े कवि हो, एक तरफ तुम लिखते हो तो जिंदा है तो जिंदगी की गीत पे यकीन कर, और यहाँ पतली कमर लिखते हो तुम। तो उन्होंने नाराजगी जाहिर की। तो वो खैर उनके लिए एक सबक भी था, एक इशारा भी था कि भाई हमें फिल्मों में जब गाने लिखे तो कविताएं बनी रहनी चाहिए, जो सामाजिक सरोकार है संवेदना बनी रहनी चाहिए। ठीक है फिल्मी गानों की अपनी एक लोकप्रियता की वजह से प्रोड्यूसर डायरेक्टर की बात सुननी पड़ती है, लेकिन
समझौते बहुत नहीं करने हैं, ये उन्होंने पल्ले मान ली। और ये उन्होंने 1951 में जो उनकी बड़ी फिल्म आई आवारा, उसमें उन्होंने सारे गाने ऐसे लिखे कि उसमें किसी को उन्होंने मौका नहीं दिया। और आवारा हो, इसमें एक से बढ़कर एक गाने हैं और सब जन सरोकार से जुड़े हुए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये गाना तो मैडम ऐसा था कि इसके बारे में किस्सा सुनाना चाहता हूँ। ये गीत शैलेन लिखते हैं कि जब मैं पहली बार आवारा जब की कहानी उन्होंने मुझे रास्ता में सुनाई और टाइटल साहब उन्होंने थोड़ा जिक्र किया, तो मैं गाना पूरा का पूरा लिख के राज कपूर के पास ले गया कि भाई ये गाना मैंने लिखा है, आपने जो पृष्ठभूमि बताई कि आवारा फिल्म है और उसमें एक लड़का जो आवारा सा है और उसका पिता जो कि जज है, और वो क्योंकि बिछड़ गया है, उसे पता नहीं उसका बाप जज है और बाप को मालूम नहीं कि बेटा जो है आवारा। तो कह रहे उस पर मैंने लिख के ले गया था गाना और राज कपूर ने सुनते रिजेक्ट कर दी। कह रहे नहीं ये नहीं चलेगा। कह रहे पूरी फिल्म बन गई और फिल्म बनने के बाद राज कपूर को फिर याद आया कि एक बार मैंने एक गाना सुनाया था उन्हें, तो उन्होंने बुलवाया मुझे। कह रहे भाई वो जो गाना तुमने मुझे सुनाया था वो गाना इस बार मुझे तो सुनाने के साथ साथ तुम ख्वाजा अहमद अब्बास को सुनाओ चल के मेरे साथ, क्योंकि स्टोरी उनकी है। अगर वो अप्रूव करेंगे कि कहानी से मैच करता है, कहानी की आत्मा के साथ न्याय करता है, तो मैं गाना रखूंगा। तो ख्वाजा अहमद अब्बास के पास पहुंचे। ख्वाजा अहमद अब्बास ने जब गाना सुना, दुनिया में तेरे तीर का या तकदीर का मारा हूं, जब पूरा गाना उन्होंने सुना, अरे बोले अरे भाई मेरी 3 घंटे की कहानी को 3 मिनट में शैलेंद्र ने जस्टिफाई कर दिया कि गाना तो फिल्म की आत्मा है, बिल्कुल इसको तो होना ही चाहिए। तो कह रहे फिर अल्टीमेटली राज कपूर साहब ने शंकर जयकिशन को बुला के इस गाने की धुन कंपोज कराई और कह रहे संयोग देखिए कि भारत में तो हिट हुआ ही हुआ और वो सोवियत संघ और अरब कंट्री में भी, ईरान में, तमाम दूसरे देशों में भी गाना और आज तक वैसे ही उसकी साख बनी हुई है। जी जी, जो उस गाने को शैलेंद्र की वजह से, शंकर जयकिशन की मधुर धुन की वजह से, मुकेश साहब की आवाज की वजह से, और पर्दे पर मैं हमेशा कहता हूँ किसी गीत को कामयाब बनाने में 4 चीजों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। नंबर 1, मानीफीज अल्फाज, यानी अर्थपूर्ण शब्द होने चाहिए, मीनिंगफुल वर्ड्स। दूसरी चीज है कि मधुर धुन हो और सुरीले साज होने चाहिए, जैसे कि शंकर जयकिशन ने आवारा हूँ की जो धुन जितनी बढ़िया बनाई। और तीसरा, मधुर आवाज होनी चाहिए जो जनता के दिलों तक पहुंचे, श्रोताओं के दिलों तक पहुंचे। तो अल्फाज, आवाज, साज, और चौथा जो फैक्टर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनहरे सिनेमा के सुनहरे पर्दे पर अभिनेता या अभिनेत्री के अभिनय का अंदाज भी उस गीत को ऊंची परवाज देता है। सही बात है। पूरा एक तस्वीर जैसे पूरी होती है। तो जी बिल्कुल बिल्कुल, एक तस्वीर, बिल्कुल सही कहा आपने। एक तस्वीर मुकम्मल करने के लिए सारी चीज, कैनवास भी होना चाहिए, कलर भी होने चाहिए, ब्रश भी होना चाहिए, रंग भी होना, क्योंकि इनके बिना वो मुकम्मल तस्वीर बनती नहीं है। कि जैसे मैं कहता हूँ, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था एक बार कि जैसे दीपक जलता है, परंपरागत रूप से हम दीप जलाते हैं, तो दीप भाई एक दिया होना चाहिए, उसके अंदर बाती होनी चाहिए, तेल होना चाहिए। अगर तेल भी नहीं है, बाती नहीं है, दीपक बेस नहीं है, तो प्रकाश कैसे देगा? तो ये सारे मिलकर के ज्वाइंट एफर्ट्स होता है। गीत की लोकप्रियता में इन सब का योगदान होता है, कलाकारों का भी बड़ा योगदान होता है। तो राज कपूर का ये गीत, और यहाँ मैं थोड़ा मैडम और आपको बताता हूँ इंटरेस्टिंग किस्सा। ये फिल्म तो दिसंबर 1951 में आई थी, भारत में रिलीज हुई और गोल्डन जुबली हुई। 1952 तक लगातार सवा साल तक ये फिल्म लगातार चली, बहुत बड़े शहरों में गोल्डन जुबली मनाई। लेकिन 1954 सितंबर 1954 में भारत से एक डेलीगेशन को इनवाइट किया गया, फिल्म डेलीगेशन को, सोवियत संघ में, मॉस्को में एक फिल्म फेस्टिवल हुआ, इंडियन फिल्म फेस्टिवल। उसमें भारत से 5 फिल्मों को इनवाइट किया गया। वो 5 फिल्में जो चुनी गई, एक तो आवारा चुनी गई, जिसमें राज कपूर, नरगिस और ख्वाजा अहमद अब्बास मेन रूप से थे। और दूसरी फिल्म चुनी गई 2 बीघा जमीन, जो विमल राय साहब ने बनाई थी, और उसकी स्टोरी जो थी सलील चौधरी की थी, तो वो भी साथ में गए थे। उसकी जो अभिनेत्री थी निरूपा राय जी थी, हीरो जो थे बलराज साहनी, और विमल राय डायरेक्टर थे। ये सारे लोग गए थे। इसके अलावा जो तीसरी फिल्म भाई बाबरा चुनी गई थी, उसके म्यूजिक डायरेक्टर जो थे वो गए थे। और
साथ में इसके अलावा 2 और लोग गए थे, और वो जो गए थे, एक तो राही फिल्म और एक आंधिया फिल्म। आंधिया फिल्म और राही दोनों में संयोग से देवानंद ही हीरो थे, तो देवानंद साहब गए थे। और क्योंकि आंधिया फिल्म का डायरेक्शन किया था देवानंद के बड़े भाई चेतन आनंद साहब, तो इसलिए उनको भी इनवाइट किया गया था। और अनिल विश्वास जी गए थे। तो ये इस तरह से 15 लोगों का एक डेलीगेशन गया था, हेडेड बाय ख्वाजा अहमद अब्बास। क्योंकि ख्वाजा अहमद अब्बास सीनियर थे तो उनको टीम का हेड बनाया। तो ये 5 फिल्मों को लेकर सितंबर 1954 में 15 कलाकार 5 फिल्मों के साथ मास्को गए। 5 फिल्में एक दिन रोज दिखाई गई। पहले दिन 2 बीघा जमीन दिखाई गई। बल्लाल साहनी, निरूपा राय, विमल राय को बहुत अप्रिशिएट किया गया, बहुत प्रशंसा हुई। 1000 से ज्यादा जो ऑडियंस थी, उन्होंने बिल्कुल तालियों के द्वारा इन सबका बड़ा हौसला बढ़ाया, बहुत अभिनंदन किया। दूसरे दिन आवारा दिखाई, और उसके बाद फिर आंधियां और राही और अजीबावला दिखाएंगे। लेकिन वो बताते हैं, ख्वाजा अहमद अब्बास ने अपनी आपकी कथा में लिखा है, आई एम नॉट एन आयरलैंड, उसमें लिखा है कि जब ये दूसरे दिन आवारा दिखाई गई तो एक तो बड़ा हॉल रखा गया, और भी ज्यादा, 1000 से भी ज्यादा, 1500 से ज्यादा कैपेसिटी वाला हॉल था, उसमें फिल्म दिखाएगी। बताते हैं जब वो फिल्म पूरी कंप्लीट हुई तो इतना ज्यादा शोर मच गया, इतना ज्यादा पसंद किया लोगों ने, 4-5 मिनट तक लोग तालियां बजाते रहे खड़े होकर। और राज कपूर को स्टेज पे बुलाया गया कि आप आइए और कुछ 1 मिनट बोलिए। तो राज कपूर गए। राज कपूर को मालूम, शायद अंदाजा लग गया था कि फिल्म लोगों को पसंद आ रही है, तो उन्होंने स्टेज पर जाने से पहले अपने दुभाषी से कहा कि तुम मुझे रोमन में लिख दो कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और तुम मुझे प्यार कर, और आप मुझे प्यार करते हैं। यानी ऑडियंस, रशियन ऑडियंस मुझे प्यार करती है और मैं रूसी लोगों को पसंद करता हूँ। वो उन्होंने रोमन में लिख लिया, रूसी जो सेंटेंस था। तो वो उन्होंने जाकर स्टेज पर यही कहा कि मैं आपको प्यार करता हूँ और आप रूस की जनता मुझे प्यार करती है। इतना कहना था रूसी में। जब उन्होंने कहा तो तालियों का बिल्कुल बौछार फिर शुरू हो गई, और राज कपूर उनके लिए सबसे बड़ा अभिनेता हो गए, और सोवियत संघ में सबसे बड़े अभिनेता के तौर पर मान्यता मिल गई। और ये बताते हैं कि उसी दिन से ही वहाँ ये ऑर्डर किया गया कि ये फिल्म जो है, जिसको रूसी भाषा में डब करके दिखाया गया था, उसके 50 प्रिंट और खरीदे गए। और ये तय हुआ कि पहले तो केवल एग्जीबिशन थी, वो फिल्म फेस्टिवल था, 5 फिल्में दिखानी थी, बात खत्म हो जाती। लेकिन आवारा की डिमांड इतनी थी कि उसके 50 प्रिंट और खरीदे गए, और उन 50 प्रिंट को रूसी भाषा में डबिंग किया गया। डब करने के बाद 50 शहरों में, सोवियत संघ के 50 शहरों में उनको दिखाया गया। और मुझे ये जानकारी मिली थी, मदन लाल मधुरी जो वहाँ 1957 में गए थे भीष्म साहनी के साथ अनुवादक के तौर पर, उन्होंने मुझे बताया था कि आवारा फिल्म वहाँ 2 साल चली थी। हिंदुस्तान में तो 1 ही साल चली थी, वहाँ 2 साल चली थी, और लोग 12-12 घंटे लाइन में लगकर टिकटें लेते थे। 6.5 करोड़ टिकटें बिकी थी उस साल, बताते हैं। इतने लोगों ने देखा। और वो रूसी भाषा में डबिंग के बाद गाने केवल हिंदी में होते थे, बाकी पूरी फिल्म को जो डायलॉग होते थे रूसी भाषा में डबिंग कर दिए जाते थे। तो इसका एक किस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो 1954 में तो वही टीम 15 दिन के बाद लौट आई भारत, सारी देवानंद, बल्लाल साहनी। बल्कि बल्लाल साहनी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैंने तो सोचा था कि भाई वहाँ तो समाजवादी लोग हैं, 2 बीघा जमीन पूरी तरह से समाजवाद पर आधारित फिल्म थी, और हमें लगा हमें हाथों हाथ लिया जाएगा। लेकिन राज कपूर ने हमारे सारे मंसूबों को पानी कर दिया। उसकी फिल्म हमें तो बस थोड़ी सी तालियां जरूर मिली, लेकिन राज कपूर तो वहाँ जैसे गली मोहल्ले में जहाँ भी जाओ, सड़कों पे जाओ, तो सब आवारा हूँ गाना गा रहे थे। तो वहाँ आवारा ने 2 बीघा जमीन को, बाकी जितनी फिल्में थी सबको जो है उनकी गरीब, मतलब एक तरह से उनको धो दिया बिल्कुल। तो बता रहे थे, वो हाले खुश भी थे, कह रहे नहीं आवारा फिल्म अच्छी थी, इसीलिए उनको मौका मिला, राज कपूर को, नरगिस को, ख्वाजा अहमद अब्बास को। और जो अभी दिलचस्प बात है मैडम, मैं सुनाना चाहता हूँ, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये किस्सा है वो सितंबर और अक्टूबर 1954 का। इसके बाद 1955 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नेहरू जी पहली बार सोवियत संघ की यात्रा पे गए, और मॉस्को सबसे पहले जब लैंड किया जहाज उनका, तो वहाँ बुल्गानिन प्रधानमंत्री थे और खुर्शीव उस समय राष्ट्रपति थे, क्योंकि उससे पहले स्टालिन की डेथ हो गई थी 1953 में। तो ये फिर बन गए थे खुर्शीव को वहाँ का महासचिव, और बाद में राष्ट्रपति बोलने लगे।
वो बुल्गारियन प्रधानमंत्री थे। अब क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू आए थे तो उनके स्वागत में प्रधानमंत्री को बोलना था स्वागत भाषण। तो बताते ये हैं कि जैसे ही स्वागत भाषण के लिए माइक पे गए बुल्गारियन साहब जो प्रधानमंत्री थे उस दौर में, उस समय तत्कालीन, तो उन्होंने पहला सेंटेंस जो है यही कहा, आवारा हूँ आवारा हूँ। ये कहा उन्होंने माइक पे। तो पंडित नेहरू बिल्कुल चौंक गए। उन्होंने कहा ये क्या मतलब है, आवारा हूँ गाना क्यों गा रहे हैं? तो उनके दुभाषी ने बताया था ये गाना यहाँ पर नेशनल एंथम की तरह यूज किया जा रहा है और आप आए हैं लगभग, आवारा फिल्म जो यहाँ रिलीज हुई थी सितंबर में, और आप आ रहे हैं उसके लगभग 9 महीने बाद, और ये फिल्म अभी भी यहाँ चल रही है और जनता पागल है इस फिल्म के लिए और ये गाने के लिए पागल है। अब आप जब शहर में जाएंगे तो आप देखिएगा वहाँ यही गाना आपको लोगों की जबान से सुनने को मिलेगा। पूरा गाना तो नहीं याद होता लेकिन वो मुखरी गाते हैं, आवारा हूँ। तो पंडित नेहरू को बड़ा आश्चर्य हुआ, नहीं राज कपूर इतने पॉपुलर है। तो जब वो लौट के आए 15 दिन की यात्रा के बाद, 7 जून को आए थे यहाँ, 7 जून 1955 में आए थे हम, और 15 दिन की यात्रा के बाद जब वापस लौटे तो उस समय पृथ्वीराज कपूर जी, राज कपूर के पिताजी, वो उस समय राज्यसभा के सदस्य थे। तो उन्होंने अपने चैम्बर में उन्हें उठाया पृथ्वीराज कपूर जी को। उन्होंने कहा भाई देखो यार, मैं खुशखबरी देना चाहता हूँ कि मेरी यात्रा बड़ी कामयाब रही और वहाँ 2 लोग बड़े मशहूर हैं, एक तो मैं और दूसरा तुम्हारा बेटा। अब ये तो नहीं कहा कि तुम्हारा बेटा मुझसे ज्यादा लोकप्रिय है, लेकिन सच्चाई यही थी कि राज कपूर नेहरू जी से ज्यादा लोकप्रिय हो गए थे। हाँ, तो जी आम आदमी तो अभिनेताओं को ज्यादा पसंद करता, कलाकारों को ज्यादा पसंद करता, लेकिन हाँ राज कपूर, पंडित जवाहरलाल नेहरू की लोकप्रियता बहुत अद्भुत थी। और उनकी जो किताब थी उसकी 1 लाख प्रतियां, डिस्कवरी ऑफ इंडिया की 1 लाख प्रतियां जो है छाप करके रूसी भाषा में वहां पर लोगों को बांटी गई थी पढ़ने के लिए। उनके आने से पहले ये एक सम्मान दिखाया रशियन गवर्नमेंट ने। तो ये उसके बाद वो शैलेंद्र वहाँ बहुत लोकप्रिय हुए। और शैलेंद्र की जो 2 कविताएं हैं जो हालांकि शैलेंद्र को भी नहीं पता था, शैलेंद्र 1962 में जी रशिया गए थे और वहां पर 2 दिन का उनका कार्यक्रम भी था। तो वहाँ चेलिशी जिन्होंने उनकी 2 कविताओं को अपने भारत के कवि, जिसमें हिंदुस्तान के लगभग 48-50 आपने जिक्र किया, आपने उनकी जीवनी में जिक्र किया है कि 1958 में रूसी भाषा में 1958 में भारत के कवि शीर्षक से चयन प्रकाशित हुआ था और उसमें उनकी कविताएं शामिल थी, बड़े बड़े भारत के कवियों के साथ में। जी महादेव वर्मा उसमें थी, स्मितानंद पंत थे और उसमें निराला थे, बच्चन जी थे, ये सारे इतने बड़े कवि। उर्दू के भी थे, साहिर लुधियानवी की एक नज्म उसमें शामिल की गई थी, चकले, जो प्यासा फिल्म में भी इस्तेमाल की गई थी। और शैलेंद्र की 2 कविताएं उसमें शामिल थी, एक तो जन्मभूमि जो बाद में मन्ना डे ने उस गीत को गाया भी है, गैर फिल्मी गीत है, मेरी जन्मभूमि मेरी प्यारी जन्मभूमि, नीलम का, देखिए आपका नाम आ गया, नीलम का आसमान है सोने की धरा है, चांदी की है नदियां, पवन भी गीत भरा है, मेरी जन्मभूमि मेरी प्यारी जन्मभूमि। इसके अलावा एक और कविता उनकी जो 15 अगस्त जो उन्होंने आजादी के बाद लिखी थी, जय जय भारतवर्ष प्रणाम, युग 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 के आदर्श प्रणाम, शत शत बंधन टूटे आज, बैरी के प्रभु रूठे आज, अंधकार है भाग रहा, जाग रहा है तरुण विहान, जय जागृत भारत संतान। तो ये 2 कविताएं, इनका अनुवाद रूसी में किया गया। और ये 2 कविताएं जब शैलेंद्र वहां गए तो उन्हें नहीं मालूम था कि उनकी कविताओं का रूसी में अनुवाद हो गया। तो चेलिशेव साहब ने उनको सूचना दी कि भाई आपकी 2 कविताओं का हमने रूसी में अनुवाद किया है, जो भारत के 50 से अधिक, लगभग 50 कवियों की हमने 1 या 2 या 3 कविताएं, उसमें प्रेम रमन भी थे, इनकी कविताएं ली हैं। तो वो उनको पता लगा, उनको भेंट किया गया होगा। तो वो शैलेंद्र ने आकर बताया कि जब उन्हें पता लगा कि उनकी कविताओं का रूसी में अनुवाद हो गया तो बड़े प्रसन्न थे, क्योंकि हर एक कवि सोचता है उसकी रचनाएं दूसरी भाषाओं में पढ़ी जाएं, ज्यादा से ज्यादा भाषाओं में पढ़ी जाएं, तो एक कवि के लिए बहुत बड़े एक सम्मान की बात होती है। तो ये है उनकी रूस में लोकप्रियता का। और इसीलिए मैंने एक जो किताब लिखी, भारत की पुष्किन शैलेंद्र, जी, और ये जो है
2024 में ये किताब आई है और इसी किताब पर मुझे दोस्तोयेवस्की अवार्ड भी मिला है रशियन गवर्नमेंट की तरफ से। बहुत बधाई आपको, बहुत दोस्तोयेवस्की बधाई इस पुरस्कार के लिए। और बहुत काम आपने किया है शैलेंद्र जी के लिए, और करना भी चाहिए, इसलिए कि जो लीग से हटकर होते हैं वो अक्सर चर्चा से बाहर ही रह जाते हैं। ये सबके साथ एक रहा है किस्सा। शुरुआत में शैलेंद्र के साथ भी ये सब चुनौतियां रही थी। तो कुछ हम जानना चाहेंगे, आपने जो मोनोग्राफ लिखा है उसमें बहुत अलग ढंग के कुछ प्रसंग ये भी है कि काफी उनके गीतों को लेकर और सहमति असहमति के भी बहुत रोचक प्रसंग हैं, जो बड़ी मुश्किलों से कुछ गाने जो थे फिल्म में शामिल हुए और उसके बाद ये सुपर हिट हुए। तो कुछ उनका भी प्रसंग बताइए, लोगों को अच्छा लगेगा सुनकर। आपके पास तो बहुत दुर्लभ जानकारियां हैं। नहीं, डेफिनेटली मैं इस पे चर्चा करूंगा। इसमें मैं 2 गीतों की जरूर चर्चा करता हूँ। एक तो आवारा का मैंने कर ही दिया है कि वो पहले रिजेक्ट कर दिया था और बाद में जो है उसको उन्होंने। एक गीत और है जो इसकी मैं सृजन प्रक्रिया के बारे में बताता हूँ कि कैसे शैलेंद्र कितने विद्वान थे, कितने मतलब आशु कवि के तौर पे भी थे। तो ये हुआ कि एक फिल्म बन रही थी आम्रपाली जी, तो उसमें एक गीत जिसकी धुन पहले से तैयार थी और उस पर शैलेंद्र ने गीत लिखना था, लेकिन वो धुन जो थी वो राज कपूर साहब ने पहले से एक्सेप्ट की हुई थी अपनी फिल्म मेरा नाम जोकर के लिए। लेकिन उन्होंने देखा कि भाई ये राज साहब उस धुन को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं थे कि रखना नहीं रखना, तो शंकर जयकिशन ने उसी धुन के ऊपर शैलेंद्र से कहा आप गीत लिख दो, आप इसमें ले लेते हैं। लेकिन उधर से जब राज कपूर को पता लगा कि उसी धुन के ऊपर शंकर जयकिशन शैलेंद्र से गीत लिखवा के आम्रपाली फिल्म, जो कि उनकी अपनी होम प्रोडक्शन की फिल्म नहीं है, वो तो मेहरा प्रोडक्शन की है, सुनील दत्त वैजयंती माला उसमें है और वो गौतम बुद्ध के फलसफे पर आधारित है। बाद में वो बौद्ध धर्म को अपना के उसकी शरण में चले जाते हैं, उस तरह की फिल्म थी। तो उन्होंने कहा नहीं, वो जैसे उन्हें पता लगा कि इस फिल्म धुन पे ही गीत लिखा जा रहा है, तो राज कपूर ने फोन किया शंकर जयकिशन को कि भाई उस धुन को आप यूज नहीं करोगे, वो देखिए फिल्म मेरे नाम जोकर के लिए है, उसी में करो। तो अब वो हुआ ये कि लता जी और शंकर जयकिशन बड़े परेशान, यार एक धुन पे गाना लिखवाया था शैलेंद्र से मुखड़ा और ये अब इन्होंने रिजेक्ट कर दिया राज कपूर साहब ने कि साहब ये तो मेरी फिल्म का है और मैं इसमें इस धुन को आप यूज नहीं कर सकते हैं। अब क्योंकि ये क्या था मैडम बताऊं आपको कि शंकर जयकिशन, शैलेंद्र, हसरत ये एम्प्लॉय थे, ये दोस्त तो थे ही राज कपूर के, लेकिन कर्मचारी भी थे। अब मालिक के साथ तो बैर कर नहीं सकते थे क्योंकि उन्होंने ही इनको रखा था अपनी कंपनी में और आखिर तक इनको 500 रुपया मेहनताना मिलता था। गाना लिखने का तो अलग मिलता ही था, लेकिन वो एक कर्मचारी के तौर पर हर महीने 500 रुपये का वेतन इनको मिलता था, इन सबको, शंकर जयकिशन को और साथ में हसरत जयपुरी को, शैलेंद्र जी को और बहुत से जो उनकी पूरी यूनिट थी, जो कैमरामैन होते थे, सबको मतलब एक सैलरी मिलती थी जी। तो लता जी उस समय मौजूद थी। वो बोली यार ये तो मुहूर्त बड़ा खराब हो गया, दिन ही मिलते आप बताओ, राज साहब ने बात बिगाड़ दी है। तो उन्होंने कहा कि शैलेंद्र से कहा कि क्या और कोई मुखड़ा नहीं आते, कुछ और किसी धुन पर हम काम करते हैं। तो शैलेंद्र ने कहा भाई मुखड़ा तो है लेकिन गाना लिखने में टाइम लगता है। तो बोले आप मुखड़ा दे के जाओ और हम उसको जो है आप उसके बाद अंतरा जो है वो आप लिख के ले आओ। तो वो इस तरह से जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, ये उन्होंने मुखड़ा लिख के दे दिया और शंकर जयकिशन और लता जी बैठ के उसका रिहर्सल करने लग गए और उन्होंने शैलेंद्र से कहा जाओ ऐसा करो पूरा गीत लिख के लाओ 2-3 घंटे के अंदर। शैलेंद्र ने कहा ठीक है मैं अभी जाता हूँ, बैठता हूँ। और जो इसके डायरेक्टर थे लेक टंडन, वो बताया उन्होंने, लेक टंडन से मैं मिला भी था, तो उन्होंने और अपनी किताब में भी लिखा, इसका जिक्र किया है, अपनी आत्मकथा में भी इसका जिक्र किया है। बहुत अच्छा लिखा और कई मौकों पे उन्होंने बातें कही। कहते शैलेंद्र बड़े प्रतिभाशाली थे, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ है कि उस दिन वो मेरे साथ गाड़ी में बैठे और बाजार घूमते रहे, बियर की बोतलें खरीदी 2-3-4 और पीते रहे बैठ के और गीत उनसे बन नहीं पा रहा था। 2-2.5 घंटे घूम फिर के लौट आए और स्टूडियो में आए
और जहाँ रिकॉर्डिंग होनी थी लता जी इंतजार कर रही थी और शंकर जी किशन सब वेट कर रहे थे। तो लता जी ने गाना था और धुन बनी बनाई थी, उसके ऊपर शब्द बढ़ाने थे। तो कह रहे कि शैलेंद्र ने कहा लेक टंडन से, देखो भाई तुम अंदर जाओ और कहो भाई तुम तो डायरेक्टर हो और तुम जाके उनसे बोलो कि शैलेंद्र कह रहे हैं कि आज ये गीत नहीं बन पा रहा, कल बनेगा, तो आज की रिकॉर्डिंग कैंसिल की जाए। तो लेक टंडन कहते हैं भाई मैं नया नया डायरेक्टर बना हूँ यार, अभी नया नया आया हूँ, मेरी 1-2 ही फिल्में आई हैं और लता जी इतनी सीनियर है, मैं उनसे जाके मना नहीं कर सकता। ये नाराजगी वाला भाव जो है तुम ही जाके बताओ तुम सीनियर हो, तुम उनके बराबर की हो, तुम सब एक साथ ही फिल्मों में आए हो, बरसात में एक साथ आप लोगों ने सब कदम रखा है एक साथ, और मैं नया हूँ, मैं 1963 में इधर आया हूँ फिल्मों में। तो खैर शैलेंद्र अंदर गए कमरे में जहाँ रिकॉर्डिंग होनी थी और लेक टंडन ने लिखा है कि मैंने जानबूझ के, मेरे पास वो एक स्विच जैसा था कि जो अंदर जो बातचीत हो रही है उसका एक स्विच मेरे पास बाहर ऑन कर दो, बाहर से स्पीकर से फिर आवाज आ जाती थी बाहर की बातचीत अंदर क्या हो रही, फिर मैंने ऑन कर दिया। और लता जी ने पूछा कि हाँ भाई शैलेंद्र जी क्या रहा, तो उन्होंने अंतरे सुनाते चले गए। ज्ञान की कैसी सीमा ज्ञानी, गागर में सागर का पानी, जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, ये है प्रेमियों की नगरी, यहाँ प्रेम ही है पूजा। करे वो लगातार अंतरे, दूसरा अंतरा, तीसरा अंतरा, चौथा अंतरा, और एकदम आशु कवि की तरह सुनाते जा रहे थे। अरे मैं बिल्कुल अचंभे में, कह रहे बाहर वो आदमी कह रहा था कि मेरे यार दिमाग में कोई पंक्ति नहीं आ रही, अंदर जाके धारा प्रवाह कविता पूरा गीत सुना रहा। तो कह रहे तब मुझे लगा यार बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति है और मैं बड़ा मिस करता हूँ उनकी डेथ के बाद। वो कह रहे थे मैं बड़ा मिस करता हूँ उनको, कि उनको हमने बहुत लिमिटेड में यूज कर पाया उनकी, क्योंकि वो 43 साल की उम्र में ही वो चले गए। जी, ऐसे ही गाइड से जुड़ा हुआ भी गीत है जिसको बहुत देवानंद जी जो हैं बिल्कुल उन्होंने आज जीने की तमन्ना है आज फिर मरने। ये गीत क्या हुआ मैडम कि ये गाइड के सारे गाने जो है शैलेंद्र ने लिखे, हालांकि गाइड फिल्म में शुरू में शैलेंद्र गीत का नहीं थी, आसर जयपुरी और एस डी बर्मन की जोड़ी थी, क्योंकि उससे पहले भी लिख चुके थे, लोग काम कर चुके थे आसर जयपुरी और एस डी बर्मन। तो एस डी बर्मन ने जब फिल्म बननी शुरू हुई गाइड, तो देवानंद ने इनको आसर जयपुरी को ही अनुबंधित किया था, विजयानंद डायरेक्टर थे। तो गाना वाना जब बन रहे थे तो 2 गाने आसर जयपुरी ने लिख दी, लेकिन जो गाना रिकॉर्ड हुआ तो वो देवानंद को और विजयानंद को बहुत ज़्यादा पसंद आया नहीं। वो शायद उनकी सिचुएशन के हिसाब से, या वो जो गरिमा और जो कलात्मकता, जो साहित्यिक सौंदर्य चाहते होंगे, या जो उनकी पैरामीटर्स होंगे, उन पर वो खरा नहीं कर रहा था। तो उन्होंने हसरत जयपुरी से कहा, हसरत साहब ये गीत थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं बन पाया है, इसको आप नए सिरे से लिख दीजिए, फिर से इसको हम रिकॉर्ड करते। तो हसरत साहब बताते हैं कि वो थोड़ा सा नाराज हो गए, अरे नहीं यार इतना अच्छा गीत लिखा और ये गंडम कर रहे हैं। तो उन्होंने नाराजगी में कुछ ऐसा बोल दिया। वो विजयानंद और मैं, विजयानंद से मेरी बात हुई थी गाइड के गानों को लेकर के, कैसे गाने बने, शैलेंद्र के साथ आप कैसे जुड़े। तो वहाँ उन्होंने बताया कि हसरत पहले लिख रहे थे और बाद में फिर वो बात नहीं बनी, तो हमने हसरत जी को पूरा मुआवजा 25,000 रुपया दे करके उनको अलग किया और उनकी वजह से हमने शैलेंद्र को बुलाया। और शैलेंद्र जैसे ही आए और उनको होटल में एक सिटिंग थी, वहाँ देवानंद, विजयानंद, एस डी बर्मन के हम सारे बैठे और वहाँ पर उनको सिचुएशन समझाई कि जो फिल्म की नायिका, गाइड फिल्म की नायिका है रोजी, वो अपने पति से नाराज होकर छोड़ के चली जाती है और वो तो उसके बाद मार्को को छोड़ देती है और देवानंद की ओर आकर्षित होती है, लेकिन बाद में देवानंद से भी नाराज होती है और देवानंद को भी उसके प्रति विरक्त भाव होता है। तो उस पर एक गाना सिचुएशन बता रहे थे। तो कह रहे शैलेंद्र तुरंत 5 मिनट में ही वो गाना, जब वो देव साहब से नाराज हो जाती हैं वहीदा जी, रोजी जी का जो कैरेक्टर था, तो वो गाना देव साहब, अब वो जो विरक्त भाव उनका हो गया है, वो जो अनुराग कम हो गया है वहीदा का देव साहब के प्रति, और वो उनको एक तरह से उपेक्षित नजरों से देखते थे, उस पर वो गीत लिखना था। तो उन्होंने बड़ा सुंदर गीत शैलेंद्र जी ने लिखा, दिन ढल जाए हाय रात न जाए, तू तो ना आए तेरी याद सताए। फिर वो तुरंत उन्होंने दोहरा लिखा और बाद में हमें बड़ा पसंद आया और गीत कंपोज हुआ और रफी साहब ने गाया। लेकिन जो एक गीत जिसपे चर्चा मैं करना चाहता हूँ जो रिजेक्ट हुआ, वो ये था, कांटों से खींच के आंचल तोड़ के बंधन बांधी पायल, दिल वो चला आज फिर जीने की तमन्ना है और आज फिर मरने का इरादा है। कह रहे जो ये गीत जो था, ये
शैलेंद्र जी ने लिख दिया, एस.डी. बर्मन ने कंपोज कर दिया, लता जी ने गा दिया, हमारे पास आ गया और उदयपुर में शूटिंग चल रही थी। उस पर रिकॉर्डिंग के दौरान ही मतलब उसको मतलब पिक्चराइज करना था। तो देव साहब ने जब ये गाना सुना तो उन्हें पसंद नहीं आया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। बोले ये क्या यार गाना है कि लोग पहले मुखड़ा लिखते हैं, शैलेंद्र ने अंतरा पहले लिख दिया है कि कांटों से खींच के यहाँ से लो तो अंतरा है, और जो स्थाई है वो तो है आज फिर जीने की तमन्ना, आज फिर मरने का इरादा है, वो इतना से स्थाई है जो मुखड़ा। लेकिन उन्होंने शैलेंद्र ने नया प्रयोग किया था और बड़ा बहुत ही सुंदर धुन तैयार की थी एस.डी. बर्मन ने, लता जी ने बड़े ही मन से गाया। नारी विमर्श का मैं समझता हूँ फिल्म जगत का वो एक पहला बड़ा गीत था जो शैलेंद्र ने लिखा था। बहुत ही खूबसूरत गीत है। और कल के अंधेरों से हाँ, निकल के देखा है आंखें मलते मलते, फूल ही फूल जिंदगी बहार है। तो वो मार्को के जीवन से विलग होके वो फिर रोजी जो है देवानंद जो राजू गाइड है उसके प्रति आकर्षित होती है, तो एक पुराने को छोड़ रही है और नया सवेरा उसके जीवन में आ रहा है। जो मार्को का अंधियारा है उसके जीवन से मिट रहा है और रोजी के जीवन में बसंत बन करके और सुबह का प्रभात बन के, सुनहरा प्रभात बन के राजू गाइड उनके जीवन में आ रहा है। और वो बहुत सुंदर गीत जो, लेकिन देव साहब को पसंद नहीं आया तो देव साहब ने रिजेक्ट कर दिया। तो विजय आनंद के डायरेक्टर थे, लेकिन भाई अल्टीमेटली देवानंद के छोटे भाई थे और भाई की बात को पूरी तरह से इग्नोर भी नहीं कर सकते थे कि भाई का आदेश है कि नहीं रखना है गीत को। कह रहे मैंने विजयानंद से जो मेरी बात हुई, मैंने उनका इंटरव्यू लिया तब बता रहे थे, कह रहे मैंने बीच का रास्ता निकाला। मैंने कहा भाई, कह रहे मैं पापा बोलता, मैंने कहा भाई ऐसा है पापा कि ऐसा करते हैं कि इस फिल्म तो हम शूटिंग कर ही रहे हैं, उदयपुर आए हुए हैं, सेट लगा हुआ है, तो गीत तो हम पिक्चराइज कर लेते हैं। तो अगर ये गीत आपको शूटिंग के बाद भी पसंद नहीं आया तो एडिटिंग के समय मुझे बताइएगा, मैं हटा दूंगा। 4 लाइन का जो है मतलब 4 मिनट का जो गीत हट जाएगा। लेकिन अब टीम आई हुई है, इतना पैसा लग गया है तो पिक्चराइज ही कर लेते हैं। तो देव साहब ने आधे अधूरे मन से स्वीकृति दे दी। लेकिन लता जी ने भी ये बात जिक्र किया था और वहीदा साहब ने एक इंटरव्यू में जिक्र किया कि जब वो गाना पिक्चराइज हुआ तो 3 दिन तक रोज उसका टुकड़ों में पिक्चराइज होता था, क्योंकि गाने में पिक्चराइज करने में क्योंकि वो समय लगता है, ट्रक का सीन है, फिर ऊँट का सीन है और फिर आगे अलग अलग उधर पूरा राजस्थान को घुमा दिया था उसमें उन्होंने। जी उस गाने में अलग अलग लोकेशन पे है। तो कह रहे जैसे ही वो पहला एक अंतरा होता था तो दूसरे दिन दूसरा अंतरा, ऐसे तो जैसे ही पहला अंतरा होता और उस गाने को पूरी टीम जो है जो वापस शाम को लौटती और होटल में जहाँ रुके हुए थे, कह रहे वो सारे यूनिट के लोग यही गाना गाते, आज फिर जीने की तमन्ना, आज फिर मरने का इरादा। सबके मन में बस गया था गाना। देव साहब ने सुना यार ये तो पूरी टीम ही गाना गा रही है, इसका तो बहुत अच्छा गीत है। उन्होंने फिर विजयानंद को बुलाया, बोले विजय गोल्डी तुम ठीक कह रहे थे यार, गाना बढ़िया है, इसको मैं नाराज नहीं है, इस गाने को शामिल करो यार, ये गाना अच्छा है। तो उस गाने को शामिल किया गया। तो देखिए गाने की किस्मत होती है, कभी कभी रिजेक्ट भी हो जाता है और पता लगा वो गाना शामिल नहीं हुआ। अच्छे गाने कभी कभी, लेकिन ये तो अच्छी बात थी कि वो हिदा जी ने भी लाइक किया, लता जी ने लाइक किया, एस.डी. बर्मन ने लाइक किया और शैलेंद्र ने तो अद्भुत लिखा था। और फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से भी बहुत सुंदर गीत है कि वो रोजी के जीवन में एक सुनहरा प्रभाव लेके आने वाला गीत है, और जो उसकी बेरंग और बेनूर जीवन में जो मार्को की वजह से जीवन में उसका अंधकार था, उस अंधकार को दूर करने वाला एक गीत। हाँ, एक जैसे प्रतीक होता है ना, प्रतीक होता है किसी चीज का चेंज ओवर के तौर पे, तो ये बिल्कुल एक गाने के जरिए एक चेंज ओवर का बहुत अच्छा मोड़ आता है उसमें। मैं मानता हूँ मैडम कि ये गीत केवल एक फिल्मी गीत नहीं है, ये नारी विमर्श का एक बहुत सुंदर गीत है, नारी विद्रोह का गीत है, ये प्रेम का गीत तो है ही है, लेकिन इस प्रेम के अंदर एक तरह से कैसे एक उम्मीद का भी गीत है और विद्रोह का भी उन्मुक्तता है, उन्मुक्तता है। हाँ, एक उन्मुक्तता का भाव है। कल के अंधेरों से निकल के देखा है आंखें मलते मलते, फूल ही फूल जिंदगी बहार है। यानी वो देव साहब के साथ जुड़ने के बाद, राजू गाइड के साथ जुड़ने के बाद उसके जीवन में जो कांटे थे वो फूल बनने शुरू हो गए। तो वो अमावस की जो रातें थी उनकी वो बिल्कुल पूर्णिमा की रातें बनने शुरू हो गई हैं। तो वो सारी चीजें जो है, रोजी के जीवन के सारे कांटे, सारे पतझड़ का मौसम दूर हो गया, बसंत आ गया है। राजू गाइड उसके जीवन में बसंत लेके आए हैं। तो उस भाव को दर्शाता हुआ यह गीत जो है, मुझे लगता है वो शैलेंद्र का एक सर्वश्रेष्ठ गीत है।
और ये गीत आज भी जब मैं सुनता हूँ तो एस डी बर्मन की उस मनमोहक संगीत की वजह से, लता जी की अद्भुत गायकी की वजह से और शैलेंद्र के एक बड़े अर्थपूर्ण शब्दों की वजह से, उस नारी विमर्श के लिए इतने सुंदर शब्दों में, सरल शब्दों में गहरी बात शैलेंद्र ने रखी है। जी तो ये मैं मानता हूँ शैलेंद्र एक बहुत ही बहुआयामी शख्सियत के धनी थे और वो बहुत ही सुंदर गीतकार के साथ साथ एक अच्छे कवि भी थे जी और वो एक संवेदनशील कवि थे। तो मुझे लगता है इस सवाल का जवाब मैंने पूरा कर दिया मैडम। हाँ। तो फिर हम एक बात इंद्रजीत करते जी, हैं। आपका जी जो मोनोग्राफ आपने लिखा है शैलेंद्र जी के ऊपर, तो उसमें एक कवि शैलेंद्र के साथ साथ जो फिल्मकार तीसरी कसम बनाने वाले शैलेंद्र हैं, उनकी कहानी भी बहुत शानदार तरीके से सामने आई है और उसके निर्माण की इतनी विविध सामग्री आपने इस किताब में, जैसे फिल्म बनाने के विचार मात्र से लेकर उसके पूरे होने तक की पूरी कहानी पूरे साक्ष्यों के साथ आपने पेश की है। तो इसमें चर्चा से पहले मैं एक बात आपसे ये पूछना चाह रही थी कि 43 वर्षों की उम्र में शैलेंद्र जी की मृत्यु को तीसरी कसम की बॉक्स ऑफिस पे असफलता से जोड़ा जाता है, तो कितनी सच्चाई है इस तथ्य में? हाँ, ये मैडम देखिए तीसरी कसम जो है ये 1959 में एक राजकमल से एक कहानी संग्रह आया था, उसका नाम था 5 लंबी कहानियां। जी उसका संपादन किया था मोहन राकेश जी ने। उन्होंने अपनी भी एक कहानी उसमें शामिल की थी, मिस पॉल। बाकी जो 4 कहानियां थी, राजेंद्र यादव की एक कहानी थी जहां लक्ष्मी कैद है, फणीश्वरा रेणु की एक कहानी थी तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम, हम्म शेखर जोशी की एक कहानी थी कोसी का घटवार जी और निर्मल वर्मा जी की भी एक कहानी थी परिंदे, जिसको कि नई कहानियों का मतलब एक तरह से आरंभ माना जाता है। जी इन जी 5 कहानियां थी। सबसे पहले नवेंद्र घोष जिन्होंने बंदनी देवदास की पटकथा लिखी थी, नवेंद्र घोष भी बहुत बड़े एक राइटर हुए हैं और पटकथाकार, बेसिकली वो पटकथाकार के तौर पर थे। उन्होंने बहुत सी फिल्मों की पटकथाएं लिखी हैं और बड़ी कामयाब पटकथाकार। तीसरी कसम की पटकथा भी उन्होंने लिखी थी नवेंद्र घोष ने। सबसे पहले ये 5 लंबी कहानियों का जो कहानी संग्रह था उनके हाथ लगा, उन्होंने पढ़ा और उन्होंने बासु भट्टाचार्य को, जो उस समय विमल राय के असिस्टेंट थे, उनको दिया कि भाई तुम इसे पढ़ो और तीसरी कसम मुझे अच्छी लगी है, आप पढ़ो और उसको बंगला में अनुवाद करो और इससे फिल्म बनाने की संभावनाएं हैं, तो देखते हैं क्या हो सकता है। तो उन्होंने जब वो कहानी पढ़ी, हालांकि हिंदी उनकी बहुत अच्छी नहीं थी और तीसरी कसम एक आंचलिक भाषा में लिखी गई है, तो लेकिन फिर भी लबोलवाब ये है कि कहानी की थीम उनको बड़ी पसंद आ गई, क्योंकि कहानी का आइडिया उन्होंने, बेसिक आइडिया नवीन घोष ने दे दिया था। दोबारा जब उन्होंने पढ़ी होगी तो उनके मन भाई, तो उन्होंने शैलेंद्र जो उनके दोस्त थे, शैलेंद्र से कहा कि भाई देखो मैंने ये कहानी पढ़ी है और मैं चाहता हूँ तुम एज ए प्रोड्यूसर एक फिल्म शुरू करो, यही फिल्म बनाओ, तुम फिल्म निर्माता बन जाओगे और मुझे डायरेक्टर रख लो, मैं डायरेक्टर हो जाऊंगा। अभी तो मैं जी असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ विमल राय के साथ तीसरे चौथे नंबर का, और अब मुझे एक स्वतंत्र मौका मिल जाएगा अगर तुम चाहो तो शैलेंद्र को उन्होंने ये भी कहा कि देखिए इस फिल्म को बनाने में 3 4 5 महीने, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में तुम्हारी फिल्म बना दूंगा, एक बात। दूसरी बात, इस फिल्म की लागत ज्यादा नहीं आएगी और तुम बहुत अच्छे गीतकार हो, तुम्हें पैसा मिलता है कि गाने का 4 4 हजार 5 5 हजार तुम लेते हो, तो तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं, 2 लाख रुपए में 2.5 लाख के अंदर ही पूरी फिल्म बन जाएगी। तो तुम इसको पढ़ो कहानी को। और वो कहानी शैलेंद्र ने पढ़ी, उनकी भी आंखें छलछला आई। कहानी पढ़ के उन्होंने बासु को बुलाया, उन्होंने कहा बिल्कुल तुम्हारा विचार वाजिब है, इसमें फिल्म बनाई जा सकती है। उन्होंने कहा भाई कहानीकार कौन है इसका पता तो लगाओ, कहाँ रहता है। अब रेणु जी के बारे में पता नहीं था कहाँ रहते हैं, तो ढूंढ ढांड के पता लगाया गया कि साहब वो तो पटना रहते हैं। बड़े लेखक तो थे ही रेणु जी। तो चिट्ठी लिखी 23 अक्टूबर 1960 को शैलेंद्र ने चिट्ठी पटने के पते पे रेणु जी को लिखी। रेणु जी को चिट्ठी मिल गई, अक्टूबर लास्ट में वो चिट्ठी उनको मिल गई और वो नवंबर में वो कुछ 6 7 8 हफ्तों के लिए बताते हैं वो दिल्ली जा रहे थे, दूरदर्शन और आकाशवाणी में वहाँ कुछ पटकथाओं पे कुछ ट्रेनिंग चल रही थी, उस पर कार्यक्रम में जाना था उन्हें। तो उन्होंने चिट्ठी का जवाब दिया शैलेंद्र को कि भाई मैं
बिल्कुल खुश हूँ और मेरी स्वीकृति है, लेकिन विस्तार से कोई चर्चा करनी हो तो तुम लोग दिल्ली आ जाओ। वहाँ उन्होंने पता लिख दिया, दूरदर्शन का पता, जो आकाशवाणी उस समय भवन था वहाँ का पता दे दिया। जी तो शैलेंद्र जी ने अपने जो ब्रदर इन लॉ थे साले साहब थे संतोष ठाकुर को, उन्हें भेजा कि जाओ जाओ कॉपीराइट उनसे ले लो और जो पैसा मांगते हैं वो एडवांस दे आना। तो संतोष ठाकुर गए तो उन्होंने जाके बताया कि भाई मैं शैलेंद्र जी मुझे भेजा है, आपसे फोन पे बात हुई थी। तो उन्होंने फौरन कहा हाँ। तो बताते ये हैं कि उन्होंने मुआवजे के तौर पर कहा भाई मैं 5,000 रुपये लूंगा इस कहानी का कॉपीराइट के तौर पर, कि भाई मेरी कॉपीराइट है तो इसका जो कंपनसेशन मतलब एक तरह से मतलब जो पारिश्रमिक मिलना चाहिए मुझे इस फिल्म के अधिकार देने के लिए, तो वो मैं 5,000 रुपये लूंगा। उस जमाने में 1,000, 1,500, 2,000 ऐसे ही मिलते थे, 3,000। तीनों ने 5,000 मांगा। तो उन्होंने फोन किया शैलेंद्र को, भाई वो तो 5,000 मांग रहे हैं, क्या करना है? तो बताते ये है कि शैलेंद्र ने वहीं से फोन पे कहा, उनको बोलो हम 5 नहीं हम 10,000 देंगे, 5,000 बड़ा कम मांगा है आपने, हम 10,000 देंगे, आप अपने राइट दीजिए। तो करे वही उनको कुछ जो भी एडवांस दिया होगा 1,500, 2,000 एडवांस दे दिया होगा, और वो उनसे ये तय हुआ कि अब आप बम्बई आइए और वहाँ पर लिखा पढ़ी शुरू हो जाएगी। तो दिसंबर में रेणु जी 1960 में मुंबई आ गए। उस बम्बई उस समय होता था, वहाँ पहुंचे, अनुबंध पे साइन हुआ, 5,000 मिल गए और 5,000 उनको संवाद लिखने के लिए, इस तरह से टोटल 10,000 रुपये उनको दिए गए थे, 5,000 कहानी के लिए और 5,000 उनको संवाद लिखने के लिए। और इसकी पटकथा लिखी थी नवीन घोष जी ने। जी अब वो कहानी ये हुआ कि हीरो कौन रहेगा, हीरोइन कौन रहेगा। तो बासु भट्टाचार्य चाहते थे कि नए हीरो को लिया जाए, नए हीरोइन को लिया जाए, जैसे सत्यजीत राय ने किया था, नए नए हीरो हीरोइन को लिया, फिल्म बना दी, 2.5 लाख 2 लाख में उन्होंने पाथेर पंचाली बना दी थी। वैसे ही बासु भट्टाचार्य, बस बासु भट्टाचार्य की एक ही शर्त थी कि मुझे केवल एक सुविधा दे दो, जो कैमरामैन है वो उनको जो है वो जो सतीश राय के कैमरामैन थे बस उनको मुझे दे दो, बाकी मुझे हीरो हीरोइन से कोई मतलब नहीं, वो एक सामान्य सा खेलेंगे। तो अल्टीमेटली ये उन्होंने कहा ठीक है कैमरामैन वही रखेंगे जो तुम चाहते हो, लेकिन ये है कि अल्टीमेटली हीरो कौन होगा, हीरोइन तो कई साल भर तो यही हो नहीं पाया, हीरो कौन हीरोइन कौन। सबसे पहले हीरोइन के लिए वो मीना कुमारी के पास गए, पहले तो नूतन के पास गए। नूतन जी उस समय प्रेग्नेंट थी और उन्होंने कहा भाई तो फिल्म ऐसी है जिसमें नाच गाना करना पड़ेगा और मैं नाच गाना इस समय नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे माफ कर दीजिए। उसके बाद वो फिर वहीदा रहमान के पास गए। वहीदा रहमान ने शुरू में हाँ की, फिर ना कर दी, फिर अल्टीमेटली वो मीना कुमारी पे भी संपर्क किया गया। मीना कुमारी के हस्बैंड ने कहा देखो फिल्म की शूटिंग लोकल होगी तो ठीक है, बाहर जाओगे तुम लोग कहीं तो हम अलाउ नहीं करेंगे। तो मीना कुमारी से भी हटा, फिर अल्टीमेटली वहीदा रहमान जी ने अपनी स्वीकृति दी और वो फाइनली उन्होंने ही हीरा भाई का रोल करके उस रोल को अमर कर दिया। और हीरो की बात आई तो फिर राज कपूर के पास गए, वो कहानी सुनाई उन्होंने कि भाई मैं महमूद को ले रहा हूँ हीरो को। शैलेंद्र ने कहा हम महमूद को सोच रहे हैं हीरो लेने की। तो राज कपूर ने कहा अरे भाई ये क्या बात कर रहे हो, महमूद एक हास्य अभिनेता है और तुम उसको इस मार्मिक कहानी जिसे तुम सुना रहे हो उसमें फिट नहीं बैठते। उन्होंने कहा अगर वो फिट नहीं बैठते हैं तो मेरी प्रार्थना आपसे ही है कि आप हीरा मन का रोल आप करो। तो राज कपूर ने कहा अच्छा ठीक है मैं करूंगा, लेकिन मैं पूरा का पूरा पैसा एडवांस में लूंगा। डरा दिया उन्होंने शैलेंद्र को। शैलेंद्र घबरा गए, यार मेरा दोस्त है और इतना बड़ा दोस्त है और ये कह रहा पूरा पैसा एडवांस अभी चाहिए। फिर वो मुस्कुराते बोले निकालो 1 रुपया मेरा पूरा एडवांस। तो 1 ही रुपया बताते हैं उस पूरी फिल्म के लिए उन्होंने, राज साहब ने 1 ही रुपया लिया था सगुन के तौर पर, और पूरे एडवांस वही एडवांस था, वही फुल पेमेंट था। और इस तरह से हीरा मन के रोल के लिए राज साहब आए। फिल्म बहुत सुंदर बनी है, बहुत सुंदर फिल्म बनी जी। उसमें देखिए आपने कहानी पढ़ी होगी, उसमें एक शब्द जो रेणु ने कहा है इस, बार बार इस करते हैं, 16 बार इस आता है। और जैसे ही वो वहीदा रहमान से बात करते हैं, कोई बात होती है साथ बार बार इस करते हैं। तो राज बताते हैं कि राज कपूर को रट गया था, तो जब भी अपने दोस्तों के बीच भी जा करके वही इस करते थे। तो मैंने तो कहीं लिखा भी है कि मैं का जो राज कपूर 16 बार फिल्म में इस करते हैं, अगर वो वहीदा रहमान और राज कपूर को इसकी बजाय किस वाला सीन होता तो शायद वो मजा नहीं आता, जो इसमें आनंद आता है वो किस में नहीं है। तो हालांकि वहीदा रहमान राज कपूर का किस सीन है भी नहीं, बड़ी मासूमियत है उसमें अभिनय को लेकर, बहुत दोनों ने उस रोल को अमर कर दिया। हाँ ये जरूर थी कि फिल्म जो है
15 सितंबर 1966 को दिल्ली में प्रीमियर हुआ था इसका। 4 दिन फिल्म चलने के बाद जो फिल्म फ्लॉप हो गई, ऑडियंस आई नहीं, दर्शक आए नहीं, तो वो फिल्म उतार ली गई। दिल्ली में 4 दिन लगे, राजस्थान में भी बताती 1 हफ्ते बाद फिल्म उतार ली गई। वो फिल्म फ्लॉप हो गई तो शैलेंद्र बड़े दुखी हुए और वो चाहते हुए भी मुंबई में फिल्म रिलीज नहीं करा पाए। और वो उनका बड़ा मन था कि कम से कम मुंबई में तो रिलीज हुए, जो जहाँ वो उनका गढ़ है, जहाँ राज साहब हैं, सारी उनके दोस्त हैं। लेकिन वो उसी सदमे में, और कर्जा इतना हो गया था, फाइनेंसर को पेमेंट नहीं कर पा रहे। देखिए होता क्या है ना, जब आप फिल्म बनाते हैं तो फाइनेंसर पैसा लगाता, और जब फिल्म रिलीज होती है तो उस समय डिस्ट्रीब्यूटर आगे फिल्म खरीदते हैं और वो किस्तों में पैसा दे देते हैं। अब मान लो 15 टेरिटरी हैं, हर टेरिटरी से भी 1-1 लाख आएगा तो 15 लाख आपको आ जाएगा। लेकिन इस फिल्म को खरीदने वाली कोई नहीं था। इन्होंने तो 3 बार फिल्म का प्रीमियर मतलब दिखाने के लिए रखे, डिस्ट्रीब्यूटर बुलाया, डिस्ट्रीब्यूटर ने सब हाथ खड़ा कर दिए कि भाई हमारे मतलब की फिल्म नहीं। फिर फिल्म को बदलने के लिए दबाव डाला गया, राज कपूर ने भी दबाव डाला, अंत चेंज करने के लिए कि शैलेंद्र ने कहा बदल नहीं, रेणु जी ने भी कहा कि हम अंत नहीं बदलेंगे। अगर अंत बदल जाएगा तो तीसरी कसम जो शीर्षक है वही खत्म हो जाएगा, क्योंकि तीसरी कसम खाते ही राज कपूर है, इसलिए उसमें ये रमन कि अब हम इस बैलगाड़ी में किसी नाचने वाली को नहीं बैठाएंगे। तो अगर वो मिला देंगे तो फिर वो तीसरी कसम का जो टाइटल है, जो शीर्षक है, वही सार्थक नहीं हो पाएगा। अल्टीमेटली फिल्म तो फ्लॉप हो गई थी इसमें। लेकिन फिल्म फ्लॉप होने के बाद भी उस वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का, हिंदी नहीं समस्त भारतीय भाषाओं की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो स्वर्ण कमल पुरस्कार राष्ट्रपति की ओर से दिया जाता है फिल्म के लिए, सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम फिल्म के लिए, वो तीसरी कसम को दिया गया। और मजे की बात है, उस कंपटीशन में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुपमा थी जिसको सिल्वर मेडल मिला, और सत्यजीत राय की जो फिल्म थी वो थी नायक, उसको भी सिल्वर मेडल मिला। तो देखिए, जो सत्यजीत राय इतने बड़े डायरेक्टर थे, उनकी फिल्म को सिल्वर मेडल मिला। ऋषिकेश मुखर्जी जो बहुत बड़े डायरेक्टर थे, उनकी फिल्म को सिल्वर मेडल मिला। और बासु भट्टाचार्य जो नई तरह से बने थे डायरेक्टर, तो शैलेंद्र की गीतों की वजह से, शैलेंद्र की उस शिद्दत से फिल्म से जुड़ने की वजह से, शंकर जयकिशन के संगीत की वजह से, और सबसे ज्यादा रेणु जी की उस अमर कहानी तीसरी कसम की वजह से उस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो स्वर्ण कमल दिया गया। तो ये एक सबसे बड़ी फिल्म सफलता। आज वो फिल्म एक क्लासिक फिल्म के तौर पर मानी जाती है। ठीक है, उस दौर में दर्शकों ने नहीं उसको अपनाया, गले से नहीं लगाया, और शैलेंद्र ने उस फिल्म की कहानी की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन फिल्म के साथ समझौता नहीं किया। शैलेंद्र का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही है कि उन्होंने फिल्म की आत्मा को मरने नहीं दिया, उनकी खुद अपना प्राण उत्सर्ग कर दिया। तो शैलेंद्र का सबसे बड़ा योगदान है कि उन तीसरी कसम जो कहानी जो थी उसकी आत्मा को मरने नहीं दिया और कहानी की रक्षा की। हमेशा होता है कि लेखक और निर्देशक या जो निर्माता होता है वो आखिर में संबंध बिगड़ जाते हैं उनके इन चीजों को लेकर, जो समझौते होते हैं एक कहानी पे, एक साहित्यिक कृति पे फिल्म बनाने के बड़े खतरे होते हैं। उस सब में इतना ज्यादा शैलेंद्र ने डूब कर उसको रेणु जी की आत्मा को बचाए रखने की जो कोशिश की, वो खुद खत्म हो गए इस पूरे प्रकरण में। लेकिन जिस रचनात्मकता से इस फिल्म को बनाया गया, इसकी जो लोकेशंस थी जहाँ पर इसकी शूटिंग हुई, आपने भी सब जिक्र किया है कि कैमरामैन और डायरेक्टर और सब लोगों ने अपना अपना आउटपुट जो दिया था वो उसको भरपूर दिया। तो क्रिएटिविटी के सारी चीजें अपने साथ में है। और दूसरा ये था कि जैसे एक आपके ही किताब में एक जगह जिक्र आता है, जो समालोचक और निर्देशक मनमोहन चड्ढा जी की टिप्पणी है कि शैलेंद्र को उनके अर्थपूर्ण, मधुर, लोकप्रिय और स्तरीय गीतों के रचनाकार के साथ साथ नया सिनेमा के पहले निर्माता के रूप में याद किया जाना चाहिए, जो उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है। हिस्ट्री क्रिएट की सिनेमा जो है, नया सिनेमा की, हिंदी में नया सिनेमा की शुरुआत एक तरह से मैं मानता हूँ शैलेंद्र ने की है। हालांकि उससे पहले भी देखिए जागते रहो बन चुकी है, लेकिन वो मूल रूप से पहले बांग्ला में बनी थी, बाद में हिंदी में बनी। लेकिन शैलेंद्र को उन प्रारंभिक लोगों में, निर्माताओं में शामिल किया जाना चाहिए जिन्होंने नया सिनेमा की नींव रखी है, नया सिनेमा को शुरू किया है।
और बाद में फिर बहुत से लोग आए, मृणाल सेन वगैरह आए, और इन लोगों ने बहुत सी अच्छी अच्छी फिल्में जो हैं शुरू की हैं। तो बासु भट्टाचार्य को भी इस बात के लिए श्रेय हमें दिया जाना चाहिए कि उन्होंने बहुत सुंदर, और उनको भी अवार्ड मिला। पूरा टीम वर्क इसमें जबरदस्त है, और देर सवेर ही इसको एक मान्यता मिली, और आज तो क्लासिक के रूप में वो एस्टेब्लिश ही है इतने समय से। बिल्कुल, तो शैलेंद्र जहाँ भी है उनकी जो आत्मा से जुड़ी हुई कहानी थी, और जो एक रेणु जी का सपना था कि तीसरी कसम उनकी जो है फिल्म के रूप में इस तरह से सामने आए, उन दोनों के सपने को पूरी मान्यता मिली, बाद में ही चलकर मिली। तो डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी, मन के मौसम में शामिल होने के लिए आपके हम बहुत आभारी हैं, और जो यादें आपने आज शैलेंद्र जी के गीतों की, उनके जीवन की, और चलते चलते तीसरी कसम पर भी आपने जो 2 शब्द कहे, तो मुझे लगता है कि सबको बहुत कुछ नया उनके बारे में जानने समझने को मिलेगा। और जिस तरह से आपका एक उनके प्रति कमिटमेंट है, उनको, उनकी परंपरा को, उनकी लेगेसी को बनाए रखने का, उस हौसले को भी हम सलाम करते हैं। बहुत धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मैडम बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूँ तीसरी कसम फिल्म जो है, अपनी फोटोग्राफी जो सुब्रत मित्र के योगदान की वजह से याद की जाएगी। उसकी फोटोग्राफी बड़ी कलात्मक है, बहुत सुंदर फोटोग्राफी है उसकी। आप देखें एक से एक शॉट जो है। सुब्रत मित्र जो है सत्यजीत राय की फिल्मों के ज्यादातर छायांकन करते थे, तो उनका बहुत, तो जहाँ गीतकार के तौर पर शैलेंद्र का नाम है, हसरत जी ने भी तो गाने लिखे, तो सुब्रत मित्र साहब का जो है जी, एक और इसमें खूबी है, जो नौटंकी शैली को जितना शुद्ध रूप में लाके रखा गया है, ये शैली तो फिल्म की विधा थी ही नहीं, पर पूरे रिसर्च के साथ उस पे उसकी जो पहचान है उसको बनाए रखते हुए बहुत अच्छी चीजें, क्लासिक है तो उसमें क्लासिकल बहुत कुछ है, इनपुट्स बहुत ज्यादा हैं उसके अंदर। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत आभार मैडम, आपने इतनी बात की मुझसे शैलेंद्र को लेके, तीसरी कसम को लेके। मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है, सौभाग्य की बात है, आपसे बात हुई। बहुत बहुत आभार मैडम। बहुत शैलेंद्र को के स्मरण के जरिए एक बार यह है, लोगों के मन में फिर से उनकी जो एक छवि है लोगों के मन में, और उनके गीतों के लिए दूसरा पूरी जीवन के बारे में बहुत सारे अनछुए पक्ष सामने आए हैं। उम्मीद है लोगों को ये बातचीत पसंद आएगी। बहुत आभार आपका मन के मौसम में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।